डॉक्टर ने कहा, स्टीफन बस 1.5 से 2 साल के ही मेहमान हैं, लेकिन स्टीफन को कुछ और ही मंजूर था। जहां ईश्वर उन्हें अपने पास बुलाना चाहते थे, वहीं स्टीफन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से जीना चाहते थे। वे अपने परिवार से बार बार कहते, मैं 2, 10 या 20 साल नहीं, बल्कि जब तक चाहूँगा तब तक जीऊँगा। उस समय लोग उनकी बातों को कोरी अफवाह समझकर उन्हें दिलासा देते और उनकी हाँ में हाँ मिला देते। लेकिन आज पूरा संसार स्टीफन की इच्छा शक्ति का लोहा मानता है। स्टीफन ने जो कहा वह करके दिखाया। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निर्देशक थे। तो चलिए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक का जीवन परिचय कि कैसे ये शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास के बल पर विश्व के महानतम वैज्ञानिक बने। तो बस बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हम ऐसे ही नए नए वीडियो बनाते रहें। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ। इनका जन्म बेहद विपरीत परिस्थितियों में हुआ। उस समय ना तो उनकी माँ बाप की आर्थिक स्थिति ठीक थी और ना ही वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और माना जा रहा था कि जर्मनी अपने बम कभी भी ब्रिटेन पर गिरा सकता है। उस समय ऑक्सफोर्ड को एक सुरक्षित स्थान माना जा रहा था, इसलिए स्टीफन हॉकिंग के माता पिता ऑक्सफोर्ड आ गए। स्टीफन हॉकिंग सबसे बड़े थे। इसके अलावा उनके 3 भाई बहन थे जो उनसे छोटे थे। स्टीफन हॉकिंग का व्यवहार बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। उनके पिता एक मेडिकल रिसर्चर थे। मेडिकल फील्ड में होने के कारण वे चाहते थे कि उनका बेटा स्टीफन भी मेडिकल फील्ड में ही अपना कैरियर बनाए। लेकिन स्टीफन हॉकिंग को बचपन से ही अंतरिक्ष विज्ञान से ज़्यादा लगाव था और यह बात उनकी माँ अच्छी तरह जानती थी। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इस बात से लगाया जा सकता था कि बचपन में ही लोग उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। स्टीफन हॉकिंग ने शुरुआती पढ़ाई सेंट एल्बन हाई स्कूल से की। वे एक सामान्य छात्र थे, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, स्टीफन पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते गए। खासकर गणित इनको काफ़ी पसंद था। विषयों को लेकर इनकी रुचि हमेशा से गणित और स्पेस में थी। स्टीफन का दिमाग पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर चलता था। उन्हें बोर्ड गेम खेलना ज़्यादा पसंद था। स्टीफन ने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक गेम बनाया जिसे केवल वही लोग आपस में खेलते थे। इन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने कंप्यूटर रिसाइकल पार्ट से एक नया कंप्यूटर भी बनाया। जिस समय स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उस समय उनकी उम्र 17 साल थी। वह वहाँ मैथ लेना चाहते थे, लेकिन उस समय वह मैथ की कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिजिक्स को चुना। बाद में उनका झुकाव कॉस्मोलॉजी विषय की तरफ हो गया। 1962 में नेचुरल साइंस ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद वह कॉस्मोलॉजी विषय में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। 1968 में उन्हें कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का मेंबर बना दिया गया, जिससे उन्हें रिसर्च के लिए एक दिशा मिली। और यह वही समय था जब स्टीफन ने ब्लैक होल पर रिसर्च किया। उसके बाद 1974 में उन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल कर लिया गया, जो साइंटिस्ट का एक वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है। 1979 में वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने, जो पूरे विश्व में सबसे फेमस एकेडमिक चेयर के रूप में माना जाता है। स्टीफन मात्र 21 साल की उम्र में ही मोटर न्यूरॉन डिसीज नाम की बीमारी के शिकार हो चुके थे। यह एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिससे हमारे शरीर के मसल्स को मूवमेंट करने वाले नर्व सेल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर पैरालाइज स्टेज में चला जाता है। जब वह ऑक्सफोर्ड में थे, तब उन्हें पता चला कि वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि वह कई बार चलते चलते अचानक गिर जाते थे, बोलते बोलते एकदम रुक जाते थे, लेकिन वह इन सब बातों को नज़रअंदाज करते गए। 1963 में जब उनके पिता ने उनकी यह स्थिति देखी, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। जब जांच की गई
तब यह पता चला कि वह इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि स्टीफन अब केवल 2 साल तक ही जीवित रह सकेंगे। जब डॉक्टर ने स्टीफन से यह कहा कि आप सिर्फ 2 साल ही जिएंगे, तब यह बात सुनकर स्टीफन हॉकिंग डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उनकी बीमारी उनकी महानता की वजह बनी। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी परिस्थिति से लड़ना शुरू किया। हॉकिंग ने कहा, मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे पढ़ाई में लगा दूंगा। इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि धरती कैसे आई, यह दुनिया कैसे वजूद में आई, और इन सब पर काम करना शुरू किया। अगर कहा जाए तो उनकी बीमारी ही उनकी सबसे बड़ी वजह बनी उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने में, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि जब तक उन्होंने जांच नहीं कराई थी उनकी जिंदगी एकदम बोरिंग थी और पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। पर जांच कराने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके पास अब कुछ वक्त ही बचा है, तो उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने काम और रिसर्च में लगा दिया। 1969 आते आते वह चलने लायक भी नहीं रहे, जिसके कारण उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उस समय वह किसी तरह बोल तो पा रहे थे, लेकिन पहले की तरह ठीक से नहीं, इसलिए उनके करीबी ही उनका बोला हुआ समझ पाते थे। साल 1985 में उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। वह ना तो अपने शरीर को हिला डुला सकते थे और ना ही कुछ बोल सकते थे। स्टीफन ने इन सभी चीजों पर न न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पर ही ध्यान दिया। जब हर किसी ने आशा खो दी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वह कहते हैं, मेरी बीमारी का पता लगने से पहले मैं जीवन में बहुत ऊब गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करने लायक रह ही नहीं गया। बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंग का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार कहा, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है, लेकिन अपने दिमाग से मैं आज़ाद हूँ। हॉकिंग ने अपनी पहली शादी अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से 1965 में की, जिनसे 1995 में उनका तलाक हो गया। कहा जाता है कि उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड बहुत धार्मिक थी, जबकि हॉकिंग हमेशा से भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते थे। इसी कारण इनका तलाक हुआ। हॉकिंग की दूसरी शादी एलन मैसन से 1995 में हुई। 2006 में इनसे भी इन्होंने तलाक ले लिया। जिंदगी के इन उतार चढ़ाव के बावजूद हॉकिंग अपनी खोज पे आगे बढ़ते गए और दुनिया को बता दिया कि अपंगता तन से होती है, मन से नहीं। अपने पूरे कैरियर के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने उन सभी सिद्धांतों का बारीकी से अध्ययन किया जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है, और अंत में इस नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि बिग बैंग से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो इसका अंत भी जरूर होगा। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह सुझाव देती है कि समय और दूरी इस ब्रह्मांड के जन्म लेने के बाद ही अस्तित्व में आए और यह खत्म भी एक ब्लैक होल के अंदर ही होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को यूनाइट करना होगा। उन्होंने इन दोनों थ्योरी को रिलेट करके हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिससे हमें यह पता चलता है कि ब्लैक होल्स हमेशा ही अस्तित्व में नहीं रहते, वह हमेशा हॉकिंग्स रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जिससे उनका द्रव्यमान धीरे धीरे कम होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उनका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है। हॉकिंग्स ने यह भी बताया कि इस ब्रह्मांड का कोई भी एंड पॉइंट या बाउंड्री नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी पृथ्वी की कोई बाउंड्री नहीं है, हम जितना चाहें इसका चक्कर लगा सकते हैं, पर हमें कभी भी ऐसी कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी जिसे उसका एंड कहा जा सके। 1988 में उनकी एक बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस पुस्तक ने उन्हें आम लोगों तक पहुंचा दिया। पब्लिश होने के साथ ही इस पुस्तक ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। यह अपने समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। इस पुस्तक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बिकी। यह पुस्तक उन्होंने तब लिखी जब वह पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुके थे। उन्होंने इस पुस्तक में बिग बैंग और कॉस्मोलॉजी विषयों पर लिखा। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अलावा भी उनकी कई पुस्तकें थीं, जैसे द यूनिवर्स इज अ नटसेल, द ग्रेट डिज़ाइन,
ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स। 2011 में हॉकिंग ने बच्चों के लिए जॉर्ज और द बिग बैंग लिखी। स्टीफन मानते थे कि हमारी दुनिया में अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा, इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए यह लगता है कि एलियंस सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा, एलियन रिसोर्सेस के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता तो वह सोचता कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करता तब पता चलता कि वह एक ऐसे इंसान से मिल रहा था जिसे किसी सहानुभूति, सहायता और दया की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वह हर एक काम कर सकता है, यहाँ तक कि वह दूसरों के कामों पर भी मदद करने में सक्षम है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया, अगर इंसान को खुद पर पूरा भरोसा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा, मैं पिछले 49 सालों से मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। 2014 में हॉकिंग पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रखा गया। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया और बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। नोबेल पुरस्कार विजेता व महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को आकार देने वाले हॉकिंग गंभीर स्वास्थ्य विकार से पीड़ित होने के बावजूद विज्ञान जगत में दिए गए अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा रहे। वह एक महान वैज्ञानिक और असाधारण व्यक्ति थे जिनका काम और विरासत कई वर्षों तक जीवित रहेगी। उनकी प्रतिभा के साथ उनके साहस और दृढ़ता ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, नमन करते हैं ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान को। स्टीफन हॉकिंग को लेकर आपके विचार आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए अराउंड फैक्टर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।